हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स। आईसीएसई का फ़िज़िक्स का सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करेंगे। हाँ, ये हमारा नया सीरीज़ है फ़िज़िक्स टॉक्स। हाँ, तो उसमें हम आईसीएसई के सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। तो बिना वक्त गवाए हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है फोर्स। हाँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फोर्स। तो हम फोर्स से शुरू कर देते हैं। तो पहले पूरा सिलेबस देख लेते हैं। पहला क्या है? टर्निंग फोर्सेस कॉन्सेप्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्कशंस यूजिंग सिंपल एग्जांपल्स एंड डायरेक्ट प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर में, हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। हाँ, तो बाकी हम देखते हैं। स्कोप ऑफ सिलेबस, एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशंस, moment turning effect of a force, also called torque, and its CGS and SI units. Common examples: doors, steering wheel, bicycle pedal, etc. Clockwise and anti-clockwise movements. Conditions for a body to be in equilibrium, translational and rotational. ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या क्या कंडीशंस की ज़रूरत पड़ता है, तो हम वो सारे देखेंगे। हाँ, इस चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंड इट्स वेरिफिकेशन यूजिंग अ मीटर रूल सस्पेंडेड बाय टू स्प्रिंग बैलेंसेस विथ स्लॉटेड वेट्स हैंगिंग फ्रॉम इट, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्वालिटेटिव ओनली। हमारे सिलेबस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सिर्फ क्वालिटेटिव पार्ट है। हाँ, with examples of some regular bodies and irregular lamina. हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हमारे सिलेबस का सेकंड पार्ट है। हाँ, तो इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। एज एन एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट स्पीड, दो एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। हाँ, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस। तो हम चैप्टर शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चैप्टर के पहले पोर्शन क्या है देखते हैं। मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो इस पोर्शन में पार्ट ए में हम मोमेंट ऑफ फोर्स और इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशंस। A rigid body when acted upon by a force can have two kinds of motion, linear और translational motion. linear motion मतलब सीधा। अगर आप एक बॉडी को धक्का दोगे तो वो बॉडी सीधा जाएगा जिस डायरेक्शन में आप उसको पुश करोगे। हाँ, और रोटेशनल मोशन, अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। हाँ, आपके हाथ में एक पत्थर है, आपने उसे रस्सी से बांध दिया है और अपने हाथ में ले लिया है और आप उसे घुमा रहे हो। हाँ, तो उस मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। हाँ, तो पत्थर क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है, एक सेंटर को लेके रोटेट कर रहा है। हाँ, तो उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। आगे हम डेफिनेशंस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। When a force acts on a stationary rigid body which is free to move, the body starts moving in a straight path in the direction of force. This is called linear or translational motion. हाँ, तो मैंने जो बोला इस एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं इस फोटो में। अगर ये बॉल यहाँ पर रखा हुआ है और इस डायरेक्शन से अगर हम पुश करेंगे इस बॉल को, तो वो बॉल इस डायरेक्शन में सीधा आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये है ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन। हाँ, तो पार्ट 2, रोटेशनल मोशन। इफ द बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट and the force is applied on the body at a suitable point, it rotates the body about the axis passing through the pivoted point. This is the turning effect of the force and the motion of the body is called the rotational motion. For example, if a wheel is pivoted at its center and a force is applied tangentially on its rim, as shown in figure 1.2, the wheel rotates about its center. Similarly, when a force is applied normally on the handle of the door. हाँ, तो ये जो है रोटेशनल मोशन है, जैसा मैंने आपको बताया एग्जाम्पल देके। The door begins to rotate about an axis through the hinges on which the door rests. ठीक है, तो ये बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं।
तो आप उसे देख लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डेफिनेशंस आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, मोमेंट टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क। कंसिडर ए बॉडी विच इज पिवोटेड एट ए पॉइंट ओ। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक बॉडी जो है, हाँ, उसे ओ पॉइंट पे पिवट कर दिया गया है, ठीक है। इफ ए फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन द बॉडी with its line of action in the direction of FP as shown in figure 1.3। इस पिक्चर में FP जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन के साथ लगा हुआ है, हाँ। तो द फोर्स इज अनेबल टू प्रोड्यूस लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी इन इट्स डायरेक्शन बिकॉज द बॉडी इज नॉट फ्री टू मूव। ये बॉडी जो है वो फ्री मूव नहीं कर सकता क्योंकि ओ पॉइंट के साथ इसको पिवट कर दिया गया है, हाँ। तो बट दिस फोर्स टर्न्स और रोटेट्स द बॉडी अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ इन द डायरेक्शन शोन बाय द एरो इन फिगर 1.3, दैट इज द फोर्स रोटेट्स द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस बॉडी पर, हाँ, तो ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, हाँ। तो ये हमने देख लिया। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी। तो अब हम उस फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी को डिटरमाइन करता है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी ऑन ए बॉडी बाय ए फोर्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। यहाँ पे दो फैक्टर्स है, दोनों को हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स and the distance of the line of action of force from the axis of rotation or the pivoted point। हाँ, ये दो जो फैक्टर्स है, मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिटरमाइन करता है कि टर्निंग इफेक्ट कितना होगा उस बॉडी का, हाँ। तो देखते हैं। Indeed, the turning effect on the body depends on the product of both the above stated factors। This product is called moment of force or torque। Thus, the body rotates due to the moment of force or torque about the pivoted point। In other words, देखते हैं, ये डेफिनेशन हमको बता दिया गया है ब्लू बॉक्स में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स का। स्पेशली ये जो ब्लू बॉक्स है, ये डेफिनेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। The turning effect on the body about an axis is due to the moment of force or torque applied on the body। हाँ, तो ये डेफिनेशन दे दिया गया है, हाँ। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। मेजरमेंट ऑफ ए मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब हम देखेंगे कि ये मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क को हम मेजर कैसे करेंगे, हाँ। तो ये है यहाँ पर ब्लू बॉक्स में फिर से दे दिया गया है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, किसके साथ इक्वल करता है, हाँ, असल में चीज़ क्या है, उसको हम डिटेल में अब देखेंगे, हाँ। द मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या है, प्रोडक्ट है फोर्स के मैग्नीट्यूड का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस करता है, वो डिस्टेंस और फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे इस पिक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है, हाँ। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP, अगर हम OP को और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इस एग्जाम्पल के लिए हमको मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है ऐसा ही, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट O इक्वल्स टू F इंटू OP। तो अब हम ये नोट देख लेते हैं। For producing maximum turning effect on a body by a given force, the force is applied on the body at a point for which the perpendicular distance of line of action of the force from the axis of rotation is maximum, so that the given force may provide the maximum torque to turn the body।
इसका मतलब है कि हमें एक ऐसे पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो उससे क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है और फोर्स जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट और मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा वहाँ से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस। द SI unit of force is Newton and that of distance is meter. So the SI unit of moment of force is Newton into meter. This is abbreviated as NM और न्यूटन मीटर। तो ये जो चार लाइन है वो एक ICSE के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है और वो क्वेश्चन है डिफाइन द SI यूनिट ऑफ फोर्स। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम ये चार लाइन लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द CGS यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। बट इफ़ द फोर्स इज मेजर्ड इन ग्रेविटेशनल यूनिट देन द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम इज kgf इंटू मीटर एंड इन CGS सिस्टम द यूनिट इज gf इंटू सेंटीमीटर। तो अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स में मेजर करें फोर्स को तो हमें क्या मिलता है कि फोर्स का जो यूनिट होता है, हाँ, तो वो है kgf। हाँ, और मीटर तो मीटर ही रहता है, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिला, kgf इंटू मीटर। और इन CGS सिस्टम द यूनिट इज gf इंटू सेंटीमीटर, जहाँ पर gf फोर्स का CGS यूनिट है इन ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, दीज यूनिट्स आर रिलेटेड एज फॉलोज। तो यहाँ पर रिलेशन दे दिया गया है कौन किससे कैसे रिलेटेड है। हाँ, तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10⁵ डाइन एंड 10 स्क्वायर सेंटीमीटर विच इक्वल्स टू 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली क्या मिला हमें, 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हाँ, 1 kgf इंटू मीटर इक्वल्स टू 9.89 न्यूटन मीटर। ठीक है, और 1 gf इंटू सेंटीमीटर इक्वल्स टू 980 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये सब याद करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। Conventionally, if the effect on the body is to turn it anticlockwise, the moment of force is called anticlockwise moment and it is taken positive, while if the effect on the body is to turn it clockwise, the moment of force is called the clockwise moment and is taken negative. तो जब हम एक बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए देखते हैं तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं। हाँ, और लाइकवाइज हमें जब कोई बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ मिलता है तो उसका मोमेंटम क्लॉकवाइज मोमेंट होता है। ठीक है, और हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। The direction of anticlockwise moment is along the axis of rotation outwards while the clockwise moment is along the axis of rotation inwards. ठीक है, तो clockwise moment का जो direction होता है वो अंदर की तरफ होता है जिस तरफ पिवोट किया गया है बॉडी को। हाँ, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का डायरेक्शन उस पिवोट किए हुए पॉइंट से दूर जाने वाला डायरेक्शन। ठीक है, आउटसाइड डायरेक्शन। हाँ, तो ऑन अप्लाइंग the force on a pivoted body, its direction of rotation depends on number 1 the point of application of the force and number b the direction of force. हाँ, तो the direction of the rotation, जो रोटेशन का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है और जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया गया है उस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इस एग्जांपल्स में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल्स आप लोगों की अच्छे से समझने के लिए दिए गई हैं। हाँ, तो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। हाँ, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, हम एक दो पढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, टू ओपन और शट अ डोर वी अप्लाई अ फोर्स पुश और पुल F normal to the door at its handle P which is provided at the maximum distance from the hinges as shown in figure 1.5। तो यह है फिगर 1.5। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। हिंज को ऐसे जगह पर लगाया जाता है जहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, हमें
मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा मिलता है और हमें दरवाज़ा खोलने में आसानी होती है। ठीक है। नंबर 2, the upper circular stone of a hand floor grinder is provided with a handle near its rim that is the maximum distance from the center, so that it can be easily rotated about the iron pivot at its center by applying a small force at the handle। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में बता दिया गया है। हाँ, तो जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो मैक्सिमम होता है। हाँ, तो इससे क्या होता है, हमें मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा मिलता है और हम इजीली स्मॉल फोर्स को अप्लाई करके ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो थर्ड एग्जांपल है, यहाँ पे देख लिखा हुआ है, फॉर टर्निंग स्टीयरिंग व्हील ए फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन द रिम ऑफ द व्हील फॉर एग्जांपल फिगर 1.6। ठीक है, यह है फिगर 1.6। द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील इज चेंज्ड बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से व्हील किस डायरेक्शन में घूमेगा ये डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो अगर हम नीचे से जहाँ पर फोर्स ए लगाया हुआ है, तो अगर हम वहाँ पर फोर्स लगाए तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और अगर हम ऊपर की तरफ यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है बी फोर्स अप्लाई करें, हाँ, तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं एक बात कि फोर्स का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ पर डिटरमाइन कर रहा है कि व्हील किस तरफ घूमेगा। ठीक है। नंबर 4, in a bicycle to turn the wheel anti-clockwise a small force is applied on the foot of pedal of the toothed wheel of size bigger than the rear wheel so that perpendicular distance of the point of application of force from the axle of wheel is large. The two wheels are joined by chains through their tooth। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जब साइकिल चलाते हैं तब हम नोटिस करते हैं एक बात, जो पैडल का जो व्हील है वो साइज़ में बड़ा होता है, जब पीछे के पहिए का जो एक्सल व्हील है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसका एक एडवांटेज ये है कि हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, मतलब हमें ज़्यादा बार साइकिल को पैडल नहीं करना पड़ता साइकिल को स्पीड में लाने के लिए। ठीक है। हाँ, a spanner is used to loosen or tighten a nut, has a long handle to produce a large moment of force by a small force applied normally at the end of its handle as shown in figure 1.8। यह है figure 1.8। हाँ, the spanner is turned anti-clockwise to loosen the nut by applying the force in the direction shown in 1.8, while it is turned clockwise to tighten the nut by applying the force in a direction opposite to that shown in 1.8। तो ये जो 1.8 फिगर है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स का अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन से हमें नट को टाइट और लूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम फोर्स को लगाएं तो ये नट जो है, हाँ, वो लूज़ हो जाएगा, और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं इस स्पैनर को तो ये नट टाइट हो जाता है। ठीक है, कंक्लूजन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इसका जो मतलब है कि एक सिंगल फोर्स की वजह से पिवोटेड बॉडी पर रोटेशन नहीं होता। रोटेशन का असली कारण है कि एक पेयर ऑफ फोर्स उस बॉडी पर एक्ट करता है। हाँ, in the above examples, the rotation is due to the force externally applied and the force of reaction produced at the pivoted point. The force of reaction at the pivot is equal in magnitude but opposite in direction to the applied force। तो ये जो force of reaction है वो pivoted point पर produce होता है और ये applied force के equal magnitude का होता है, मगर direction पूरा उल्टा होता है, मतलब opposite होता है। ठीक है। The moment of force of reaction about the pivot is zero because the distance from the axis of rotation is zero। एक्सिस ऑफ रोटेशन के ज़ीरो होने के कारण जो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि
अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको मिल रहा है, लेकिन डिस्टेंस में हमको 0 मिल रहा है, इसलिए 0 इंटू फोर्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सच ए पेयर ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड ए कपल, थस टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म ए कपल। ए कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस ए रोटेशन। अगर हमें एक बॉडी पर रोटेशन करना है तो कपल की हमें बहुत ज़रूरत है, विदाउट कपल रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ओपन अ डोर, द रोटेशन ऑफ द डोर इज प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल कंसिस्टिंग ऑफ टू फोर्सेस। नंबर 1, द फोर्स विच वी exert at the handle of the door and an equal and opposite force of reaction at the hinge। दरवाजे का जो हिंज होता है वहाँ पर हमारे अप्लाइड फोर्स का ही रिएक्शन अप्लाई होता है, जिसकी वजह से हमें दरवाज़ा खोलने में आसानी होती है। हाँ, तो ऐसे ही हमें हर एक रोटेशन के केस में कपल की ज़रूरत पड़ती है। इन केस इफ़ वी रिक्वायर अ लार्जर टर्निंग इफेक्ट, द two forces equal in magnitude and opposite in directions are applied on the body explicitly such that both the forces turn the body in the same direction। हाँ, ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। टू ओपन ए नट ऑफ ए कार व्हील वी अप्लाई इक्वल फोर्सेस ईच एफ एट द टू एंड्स ऑफ द wrench arm in opposite directions as shown in figure 1.9। हाँ, तो जो कार का जो रेंच है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो नट को घुमाता है, और यहाँ पर जो रेंच है जिसने नट को पकड़ा हुआ है उस पर एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से नट को खोलने में हमें आसानी होती है। हाँ, तो यहाँ पर सिमिलर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। टर्निंग ए वाटर टैप, tightening the cap of a bottle, turning a key in a lock, turning a steering wheel। ठीक है, ये सब सिमिलर एग्जांपल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ कपल। फिगर 1.14 illustrates the action of a couple। AB is a bar which is pivoted at a point O। At the ends A and B, two equal and opposite forces each of magnitude F are applied। The perpendicular distance between the two forces is AB equals to D, which is called the couple arm। The two forces cannot produce a translational motion as their resultant sum in any direction is 0, but each force has turning effect on the bar in the same direction। Thus the two forces together form a couple which rotates the bar about the point O। In figure 1.14, the टू फोर्सेस रोटेट द बार इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर इस बार में ए बी का जो डिस्टेंस है हम उसको डी पकड़ लेते हैं। हाँ, तो इस डी डिस्टेंस को कहते हैं कपल आर्म। और ये जो टू फोर्सेस है ए बी, हाँ, ये ट्रांसलेशनल मोशन कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि सम ऑफ इसका जो सम होता है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हुए हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स F at the point A equals to F into OA which is anti-clockwise। हाँ, the moment of force at the end B equals to F into OB which is anti-clockwise। ठीक है, तो दोनों anti-clockwise मोमेंट है। The total moment of couple, that is the moment of both the forces, equals to F into OA plus F into OB equals to F into OA plus OB equals to AB equals to F into AB and दैट इक्वल्स टू एफ इंटू डी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हुआ, हमें फोर्स के साथ ये डिस्टेंस टोटल मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि हमें मोमेंट ऑफ कपल मिल जाएगा। तो अब हम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लू बॉक्स देख लेते हैं। हाँ, मोमेंट ऑफ कपल इक्वल्स टू ईदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस और कपल आर्म। ठीक है, in other words the moment of force is equal to the product of either force and the perpendicular distance between the line of action of both the forces। हाँ, तो मोमेंट ऑफ कपल का ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज।
We have read that when a force acts on a body, it can produce translational motion if the body is free to move, or can produce rotational motion if the body is fixed at a point. But it is possible to apply a number of forces, two or more, such that the resultant of all forces is zero, so they do not change the state of rest or motion of the body. And number 2, the algebraic sum of moments of all forces about the fixed point is zero, so they do not change the rotational state of the body. Then the body is said to be in equilibrium. Thus, जो when एक बॉडी को कब इक्विलिब्रियम में होना कहते हैं, हाँ, तो हमारा जो आंसर है वो इस ब्लू बॉक्स में है. When a number of force is acting on a body produce no change in its state of rest, of linear or rotational motion, the body is said to be in equilibrium. तो हमें आंसर तो मिल गया. तो अब हम बात को अच्छे से समझते हैं. तो जब बहुत सारे फोर्स एक बॉडी पर अप्लाई होते हैं, हाँ, तो उन सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है. और जो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस, जो मोमेंट ऑफ फोर्स का जो एल्जेब्रिक सम है, हाँ, वो फिक्स पॉइंट पे ज़ीरो हो जाता है. तब ये बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करता. तो मतलब ये उसी स्टेट में रहता है जिसमें वो पहले से था. तो इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम में रहना कहते हैं. ठीक है. तो काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम. द इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू काइंड्स. Number 1, static equilibrium. Number 2, dynamic equilibrium. Number 1, static equilibrium. When a body remains in the state of rest under influence of several forces, the body is in static equilibrium. तो जब बहुत सारे फोर्स अप्लाई होने के बावजूद भी वो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है, मतलब रेस्ट में ही रहता है, तब उस बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना कहते हैं. हाँ, तो उसका मतलब है वो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. इफ़ ए बॉडी लाइंग ऑन अ टेबल टॉप इज पुल्ड बाय ए फोर्स टू इट्स लेफ्ट एंड द इक्वल फोर्स टू इट्स राइट, द बॉडी डज नॉट मूव. हाँ, तो ये क्यों होता है? द रीज़न इज दैट द अप्लाइड फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट अलोंग द सेम लाइन, सो दे बैलेंस ईच अदर. There is no net horizontal force on the body, hence the body remains at rest, that is static equilibrium. तो जब ये दो फोर्सेस अप्लाई किए गए हैं इस बॉडी पे, तो ये दो फोर्सेस अपने आप को इक्वलाइज कर देते हैं. तो क्या होता है, जो अल्टीमेट फोर्स रहता हॉरिजॉन्टल फोर्स रहता है वो ज़ीरो हो जाता है. इसीलिए ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहता है. हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं. हाँ, when a book is applied lying on a table, the weight of the book exerted on the table vertically downwards is balanced by the equal and opposite force of reaction exerted by the table on the book vertically upwards. Thus the book is in static equilibrium. तो जब एक किताब टेबल पे ऊपर रखा होता है, हाँ, तो जो किताब का जो वेट है वो टेबल पर अप्लाई होता है. हाँ, तो उससे इक्वलाइज करने के लिए टेबल भी एक फोर्स ऑफ रिएक्शन अप्लाई करता है उस बुक के ऊपर, नीचे से अपवर्ड्स डायरेक्शन में. ठीक है. तो इसी वजह से जो बुक का वेट है, मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स है और जो अपवर्ड फोर्स है अप्लाइड बाय द टेबल, वो ईच अदर को मतलब इक्वलाइज कर देता है. इसी वजह से वो बुक टेबल के ऊपर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब रेस्ट में रहता है. ठीक है. In a beam balance, when the beam is balanced in horizontal position, the clockwise moment due to the object on its right pan balances the anticlockwise moment of the force due to weights on its left pan, and the beam balance has no rotational motion. That is, it is in static equilibrium. हाँ, तो ये जो केस है, यहाँ पर बीम बैलेंस जब एक बैलेंस पोजीशन में रहता है, उसका कारण है कि बोथ साइड पर इक्वल वेट्स अप्लाई हुए हैं. हाँ, तो इसी वजह से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वलाइज हो जाता है. इसी वजह से रोटेशनल मोशन हमको यहाँ पर देखने नहीं मिलता और हमें क्या देखने को मिलता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम. अब हम पढ़ेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम. When a body remains in the same state of motion, translational or rotational, under the influence of several forces, the body is said to be in dynamic equilibrium. तो जब बहुत सारे फोर्स के होने के बावजूद भी एक बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन, मतलब वो ट्रांसलेशनल हो और रोटेशनल हो, वो चेंज नहीं करता, तो तब उस बॉडी को डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहना कहते हैं.
हाँ, तो हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो हम इस छोटे वाले से ट्राई करते हैं पहले। हाँ, तो देखते हैं। एन एरोप्लेन मूव्स एट ए कांस्टेंट हाइट व्हेन अपवर्ड लिफ्ट ऑन इट बैलेंसेस इट्स वेट। हाँ, तो एक एरोप्लेन कांस्टेंट हाइट में उड़ता हुआ दिखता है जब जो प्लेन का जो अपवर्ड लिफ्ट है, हाँ, वो उसके वेट्स को बैलेंस करता है। मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स अल्टीमेटली जब ज़ीरो होता है, हाँ, तो तब वो प्लेन एक कांस्टेंट हाइट में उड़ता हुआ दिखता है। तो इससे इसीलिए वो प्लेन तब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। हाँ, तो हम थर्ड एग्जांपल पे जाते हैं। हाँ, a stone is tied at the end of a string when whirled in a circular path with a uniform speed is in dynamic equilibrium because the tension in the string provides the centripetal force required for circular motion. हाँ, जब एक पत्थर को हम हाथ में बांध कर जब उसे घुमाते हैं विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, तब उस पत्थर को कहा जाता है कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि जो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर देता है सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है। हाँ, तो एक और जो एग्जांपल है हम यहाँ पर देख रहे हैं। सिमिलरली द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन और द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट और ए मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसी वजह से ये जो एग्जांपल्स हैं वो सारे डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हैं। तो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करना ज़रूरी होता है। हाँ, तो देखते हैं। फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी फाइंड दैट द फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। नंबर 1, the resultant of all the forces acting on the body should be equal to 0। मतलब जो सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी ज़ीरो। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन में जो मोमेंट ऑफ फोर्स है सारे, उन सब का एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है। मतलब द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट द सेम एक्सिस। मतलब उस सेम एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट ईच अदर को इक्वलाइज करना चाहिए, जिसकी वजह से एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। When several forces act on a pivoted body, they tend to rotate it about an axis passing through the pivot. The resultant moment of all the forces about the pivoted point is obtained by taking the algebraic sum of the moment of each force about that point. To find the algebraic sum, the anticlockwise moment is taken positive while the clockwise moment is taken negative। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है। According to the principle of moments, if the algebraic sum of moments of all forces acting on the body about the axis of rotation is 0, the body is in equilibrium. So according to principle of moments, so principle of moment state करता है कि algebraic sum of all the moment of forces acting on a body about the axis of rotation will be 0 and the body is in equilibrium। ठीक है। तो हमें इससे और क्या मिलता है। According to principle of moments in equilibrium, sum of anti-clockwise moments equals to sum of clockwise moments। तो जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो टोटल ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा वो इक्वल होगा टोटल ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट से, और इसी वजह से फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस ठीक से वर्क करता है, और इसी मोमेंट पे इसी प्रिंसिपल पर ये दोनों काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। तो देखते हैं। सस्पेंड अ मीटर रूल हॉराइजॉन्टली फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट बाय मींस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग थ्रेड एट ओ सच एज शोन इन फिगर 1.16। ठीक है, ये पिक्चर है। नाउ
Suspend two spring balances A and B on the meter rule with some slotted weights W1 and W2 on them on either side of the thread. The meter rule may tilt on one side. Now adjust either the slotted weights on the spring balance or the position of the spring balance on either side of threads in such a way that the meter rule again becomes horizontal. ठीक है, तो ये जो है हमें क्या करना है, दो वेट से W1 और W2 पॉइंट ए और पॉइंट बी से लटकाना है जो L1 और L2 डिस्टेंस का होता है. ठीक है, तो जो इंटायर जो मोमेंट होगा इसका वो ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर ये मीटर रूल बैलेंस होता है तो क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल हो जाएगा और वो जो मीटर रूल है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. ठीक है, let the weight suspended on the right side of the thread from the spring balance A be W1 at the distance OA which equals to L1, जैसा मैंने बोला, while the weight suspended on the left side of the thread from the spring balance B W2 at a distance OB which equals to L2. The weight W1 tend to turn the meter rule clockwise while the weight W2 tend to turn the meter rule anti-clockwise. तो clockwise moment क्या होगा, W1 about the point O which equals to W1 into L1. मतलब clockwise moment होता है distance L1 और weight W1 का multiplication. हाँ, तो ये है हमारा clockwise moment. ठीक है, तो anti-clockwise moment of weight W2 about the point O equals to W2 into L2. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है W2 और L2 का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब इन इक्विलिब्रियम व्हेन द मीटर रूल इज हॉरिजॉन्टल इट इज फाउंड दैट W1 L1 इक्वल्स टू W2 L2, दैट इज द क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. सो हमें ये वेरिफिकेशन मिल जाता है दैट इट वेरीफाइज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. ठीक है, तो मतलब जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है तो उसका क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होता है. ठीक है, तो हमारे इस फर्स्ट चैप्टर का पार्ट इतना ही था, पार्ट 1. ठीक है, तो अब हम कुछ सम्स के एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है, ए बॉडी इज पिवोटेड एट ए पॉइंट, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट. Calculate the moment of force about the pivot. Given F equals to 10, R equals to 30, which equals to 0.3 meter. Therefore, moment of force हमें कितना मिला? F into R equals to 10 into 0.3, which equals to 3 Newton meter. बहुत ही ईजी सम था. ठीक है, इसी फॉर्मूला पर बेस करके ये सेकंड सम है. हाँ, ठीक है, तो अब हम इस थर्ड सम को देखते हैं. ठीक है, सिमिलर सम को हम स्किप कर लेते हैं. ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इस सम्स का. ठीक है, नंबर 3, ए मैकेनिक कैन ओपन ए नट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन while using a lever handle of length 40 centimeter. How long handle is required if he wants to open it by applying a force only 50 न्यूटन. तो फर्स्ट केस में क्या है, इन फर्स्ट केस F equals to 150 न्यूटन एंड R इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर विच इक्वल्स टू 0.4 मीटर. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमें कितना मिला यहाँ पे, हाँ 150 इंटू 0.4 इक्वल्स टू 60 न्यूटन मीटर हमें यहाँ पर फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ फोर्स मिला. ठीक है, सेकेंड केस में हम मान लेते हैं कि ये जो मैकेनिक है वो L लेंथ का हैंडल ले रहा है. ठीक है, हाँ हमें फोर्स यहाँ पर मिला है 50 न्यूटन, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है यहाँ पर 50 न्यूटन इंटू L मीटर विच इक्वल्स टू 50 L न्यूटन मीटर. तो हम इस दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करें तो हमें मिलता है 50L इक्वल्स टू 60. दैट मीन्स L इक्वल्स टू 60/50 विच इक्वल्स टू 1.2 मीटर. मतलब उस मैकेनिक को 1.2 मीटर लेंथ का हैंडल लेना पड़ेगा अगर वो 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके नट को ओपन करना चाहता है. ठीक है, तो ये बाकी सारे जो सम्स है वो भी सिमिलर है. ठीक है,
मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो सारे सम्स। यहाँ पर क्वेश्चन भी है और सॉल्यूशन भी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, ये सेकंड पेज है, आप लोग देख लेना। ये जो आई मार्क मैंने किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट सम्स है। ठीक है, इसी तरह के सम्स आईसीएसई एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल 10 सम्स दिए गए हैं और 10 सम्स के ही सॉल्यूशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इस जितना मैंने आप लोगों को समझाया, अगर उसमें कोई भी डाउट अगर आप लोगों को मिलता है तो हमें कमेंट में आप लोग बता सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर। मैं वो ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑल्सो जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब हम आप लोगों को हमारे गूगल ड्राइव पर कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी दे देंगे इस चैप्टर के ऊपर बेस हुए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम आप लोगों को ऐसे ही हेल्प कर सके। वैसे भी लॉकडाउन का टाइम है, इसी वक्त सबको हेल्प करना चाहिए। सो स्टे सेफ और घर पे ही रहिए और हैप्पी रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, गुड बाय।